Good morning, students. Today we will start our new chapter, organizing. Student, in this chapter we will learn what is the meaning of organizing, what are various steps involving organizing process. Now, starting with our chapter organizing, first of all we will understand what is the meaning of organizing. Students, we will understand this chapter with the help of this PPT. Starting with organizing, what is the meaning of organizing? Organizing refers to the process of identifying and grouping of various activities and bringing various resources for achievement of specific goals. Organizing का मतलब क्या होगा? Organizing can be defined as a process that initiate, implements of plan by qualifying jobs and working relationship and effectively deploying resources for attainment of organizational goal. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का होगा कि टोटल वर्क फोर्स को हम डिवाइड करेंगे और वो वर्क फोर्स जो है वो आपस में उनका क्या रिलेशनशिप होगा और किस तरीके से कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे. दैट वी विल ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़. हमें और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, पर्सनस को ऑर्गेनाइज़ करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है और हमारा जो गोल है उसको ऑर्गेनाइज़ करके हमें उसे अचीव करना है. नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन. Organizing can be defined as an identifying and grouping of different activities in the organization. ठीक है, पहला काम क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, financial and human resources to establish most productive relation for achievement of specific goals of the organization. क्लियर है? पहले हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अरेंज है तो हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी या हमारे कंपनीज़ में भी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी जो हमारा टास्क है उस टास्क को या जो हमारा टारगेट हमने डिसाइड किया उस टारगेट को हम अच्छे तरीके से वेल मैनेज करेंगे तो फिर हमारे पास बहुत सारे सब ग्रुप्स आएंगे. तो पहला हमारा क्या काम होता है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. पहले हमें आइडेंटिफाई करना है और ग्रुप करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम है. फिर उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास फिज़िकल रिसोर्सेज चाहिए, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएँ. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो स्ट्रक्चर है या प्रोसेस है. पहले तो हमें ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या हुआ कि हमने क्या किया कि जो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को हमने अरेंज किया और प्लस उनके लिए जो उन एक्टिविटीज़ को, उन टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमें फिज़िकल, फाइनेंशियल और जो हमारे पास फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसको हमने अरेंज किया और उस अरेंज करने के बाद हमने उनके बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की. दैट वन इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग. किसी भी चीज़ को हम वेल मैनेज तरीके से अगर हम आउटपुट करते हैं तो दैट वन इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग. नाउ ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ स्ट्रक्चर और अ प्रोसेस. एक स्ट्रक्चर है और अ प्रोसेस है. तो बच्चों आप ये समझ लो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर भी है और प्रोसेस भी है. स्ट्रक्चर कैसे होगा? इट डिफाइंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंग पीपल हु परफॉर्म वेरियस टास्क. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास एक, हम लोगों ने इसके पहले भी चैप्टर्स में जो पढ़ा हुआ है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो एक तरीके का क्या है, ये स्ट्रक्चर डिफाइंड है. इस स्ट्रक्चर डिफाइंड में ये सारे लोग एक दूसरे के लिए क्या है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर है? इसी तरीके से ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर भी है प्लस एक प्रोसेस भी है. प्रोसेस कैसे हो गया कि ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. डिफ्रेंशिएशन मीन्स क्या, हम क्या कर रहे हैं, अलग भी कर रहे हैं और हम इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, यानी हम कंबाइन भी कर रहे हैं. कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ये सारे क्या है, डिफ्रेंशिएशन है. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब हमारे पास बहुत सारा काम है लेकिन हमने क्या किया, उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जो कि सिमिलर नेचर के. दैट वन इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क. इस डिवीजन ऑफ वर्क को हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, हेनरी फ्यूल के डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल में.
तो डिवीजन ऑफ वर्क किया तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ टू इंडिविजुअल, ये भी हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट है। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का भी काम किया कि रिफर्स टू कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ टुवर्ड कॉमन गोल। अब इन सारी एक्टिविटीज़ को जो हम अलग अलग लोग मिल कर के अलग अलग काम कर रहे हैं, इनको हमने क्या किया, एक कॉमन गोल की तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो दिस वन इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑल्सो एज वेल एज प्रोसेस ऑल्सो। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इस पर आते हैं। इसका नेक्स्ट हमारे, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं या हमें ऑर्गेनाइजिंग का काम करना है तो हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए। देख लो बच्चों, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है इसमें हम लोग देखेंगे स्टेप और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड स्टेप है ग्रुपिंग द जॉब इन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एंड फोर्थ, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्लियर है। तो हम इन चारों को वन बाय वन एक एक करके हम समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे हो रहा है या ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स क्या है। पहले स्टेप पे हम कौन सा काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेप पे हम कौन सा काम करेंगे, फिर तीसरे स्टेप पे कौन सा करेंगे, फिर चौथे स्टेप पे कौन सा काम करेंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में पहले मैं क्या मतलब हुआ, सिंपल सा मीनिंग है, देख लो यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बीइंग विद डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कितना काम है और उस काम को हम डिवाइड करेंगे सिस्टमेटिक मैनर में। तो जब हम किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड करते हैं और उसको स्मॉलर यूनिट्स में हम जो है डिवाइड करते हैं ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। पता चला हमने जो काम किया वो किसी और ने भी कर दिया, तो इस तरीके का काम ना हो, तो हमने वर्क को क्या किया, डिवाइड किया ताकि डुप्लीकेशन और उसको हम मैनेजेबल तरीके से काम को कर पाएँ, ताकि कोई जो है ओवरबर्डन ना हो और कोई अवॉइड ना करे काम करने के लिए। तो हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अब डिवीजन ऑफ वर्क में स्पेशलाइजेशन भी होगा। फॉर एग्जांपल देखो आप, फॉर एग्जाम्पल इन अ बैंक एवरी इंडिविजुअल इज़ असाइंड अ जॉब। अगर आप बैंक में जाते हो तो देखोगे कैशियर होगा, वो कैश ही कलेक्ट कर रहा है। क्लियर है। और पेमेंट कर रहा है। अनदर पर्सन है जो कि लोन में डील कर रहा है। दूसरा पर्सन है जो कि अकाउंट खोलने का काम कर रहा है। कोई और पर्सन है जो कि आपकी अदर जो गोल्ड लोन हैंडल करना है या अदर क्वेरीज हैं उनको कर रहा है। तो ये क्या प्रोसेस हम लोग देखते हैं, अगर बैंक में जाते हैं तो ये डिवीजन ऑफ वर्क है। उन्हें पता है कि हमारे पास 4-5 तरीके के काम है बैंक में, पैसा लेना और देना, लोन्स के बारे में बताना, अकाउंट खुलवाना। तो उन्होंने क्या किया, इस 3-4 वर्क को 3-4 लोगों को दे दिया। अब वो काम क्या करेंगे, अब जो उनका काम जिनको दिया गया है वो काम उसको करेंगे, और उस काम को रिपीटेडली करने से क्या होगा कि उनको एक स्पेशलाइजेशन उनको मिल जाती है कि हाँ, वो जब वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो उनको उनसे गलतियाँ नहीं होती है। एक पिक्चर भी देखेंगे बच्चों आप, ये डिवीजन ऑफ वर्क का एक है। इसमें आप देख रहे हो इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि जो पर्सन जिस काम को कर रहा है वो रिपीटेडली उसी काम को बार बार कर रहा है। क्लियर है। ये पिक्चर मैंने एक अरेंज की हुई है, आप लोग को थोड़ा सा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप जो है इसका। सेकंड स्टेप वन इज़ ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। एक बार हमने वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। अब दूसरा हमारा क्या है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रिलेट and similar jobs under one department. Such grouping is known as departmentalization. It facilitates specialization. क्लियर है। अब देख लो, जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर परचेज़ का फंक्शन है, प्रोडक्शन का फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शन क्या होंगे, एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट से होंगे। जैसे परचेज़ डिपार्टमेंट जो है वो परचेजिंग का सारा काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग का सारा काम कर रहा है। क्लियर है। फाइनेंस मैनेजर है, वो मैनेजर जो है वो सारे फाइनेंस को जो है काम करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंट, उनका एक हमने डिपार्टमेंट बना दिया जो कि उनको वो कंट्रोल कर रहा है। एक ये देखेंगे हम, देखो इसमें हमने 2 लगे हुए हैं, हमने डिपार्टमेंट में 2 बनाया है मैंने। इसमें आपको एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक परचेज़ डिपार्टमेंट है। तो परचेज़ से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी ना, ये परचेज़ डिपार्टमेंट में होंगी, और सेल्स से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आएंगी, सेल्स कितना हुआ, कितना हमने हमारे कस्टमर्स हैं, और कितना हमारा कैश सेल्स है, कितना क्रेडिट सेल्स है, ये सारे सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। परचेज से सारे रिलेटेड क्वेरीज जो है वो परचेज डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। क्लियर है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड वर्क हमारा सेकेंड स्टेप हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड स्टेप पे आते हैं बच्चों। थर्ड स्टेप आप देखो यहाँ पर, थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, अब हम क्या करें, हमने दो स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और डिवाइड कर लिया वर्क को, फिर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ द वर्क ऑफ सिमिलर नेचर इनटू अ पर्टिकुलर हेड। नाउ थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। वंस डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड, it is necessary to allocate work job to member of each department according to their skill and qualification. In other words, the work must be assigned to those who are best fitting to perform it. It is essential for effective performance. अब assignment of duties में क्या होता है बच्चों कि जब हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया काम को, फिर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर दिया। अब इसके बाद जब हम असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ करना है तो हमें क्या करना है, हर पर्सन को उसका काम बताना है डिपार्टमेंट के अंदर में। हर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे फॉर्म हुए, हर डिपार्टमेंट के अंदर मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स को उनका काम बताना है। तो उन मेंबर्स को जो हम काम देंगे वो उनकी हम स्किल और कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग काम देंगे। अगर हमने उनकी स्किल और कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं दिया तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से वर्क मस्ट बी असाइन टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर मस्ट बी असाइन ड्यूटीज़ रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है, तो जो ड्यूटीज़ हम जिस पर्सन को दे रहे हैं वो जो है बेस्ट फिटेड होना चाहिए उस काम को करने के लिए। क्लियर है, तो हमने क्या किया, ड्यूटीज़ असाइन कर ली। जैसे कैशियर कैश ही कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद अदर जो कंसल्टेंसी सर्विसेज में है वो कर रहे हैं। देखिए ये थर्ड एक है, इससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का। अभी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का हेड है, वो सभी लोगों को हम ड्यूटीज़ उनकी असाइन कर रहा है। क्लियर है, अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हम लोग ऑलरेडी 3 स्टेप पढ़ चुके हैं बच्चों। अभी हमारा 3 स्टेप में पहला स्टेप हमने किया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड वन डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड वन इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। नाउ अब हमारा फोर्थ स्टेप ये आ जाएगा establishing reporting relationship. Establishing reporting relationship means क्या होता है, this is the last step in organization process, is defining the relationship among the people of the organization in clear terms. Each individual should know from whom he has to receive order and to whom he is answerable. Clear बच्चों, अब देखो establishing reporting relationship में क्या होगा कि हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई कर दिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, असाइनिंग ड्यूटीज़ कर दिया, लेकिन जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि मुझे किससे ऑर्डर रिसीव करने हैं, और जब मैंने ऑर्डर रिसीव किया, मैंने काम कर लिया, तो मैं किसको जाके सबमिट करूँ। क्लियर है, तो ये किस चीज़ में जो है वो ये हमारा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में है। क्लियरली डिफाइंड, इसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट इस स्टेप में क्लियरली डिफाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विथ ईच जॉब। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी एक जॉब की, इसमें क्लियरली मेंशन रहता है। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स एंड फ्रॉम whom he is accountable. It means there is no need to create a superior subordinate relationship. The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchy structure and helps to coordinate among the various department. क्लियर है, तो अब ये क्या करेंगे, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग में किसको किससे रिपोर्ट करना है। देखो बच्चों, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है, इस डायग्राम ड्रॉ में दिखा रहा है कि आपको एक पर्सन ऊपर है जो कि नीचे दो इससे कनेक्टेड है, फिर ये 2 से नीचे 3 कनेक्टेड, और इनके नीचे और वेरियस पीपल्स कनेक्टेड है। एक और डायग्राम है बच्चों जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये देखो आप, अब ये आपको एक ऐसे सीढ़ी जैसा मैंने बना के रखा हुआ है, और इसमें आप देख रहे हो कि हर पर्सन जो है ये एक एक स्लिप पे ऐसे खड़ा है, तो इट मीन्स कि ये पीछे वाला पर्सन इसको बोलेगा, ये ऊपर वाले को बोलेगा, फिर ये उसके ऊपर वाले को बोलेगा, ऐसे करके ये क्या है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन है कि कौन किसको आंसर देना है और कौन किससे किसको ऑर्डर्स लेने हैं। क्लियर है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।